जैसा कि हम जानते हैं, भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में इंडिया एट 75 आज़ादी का अमृत महोत्सव देश विदेश में बहुत ही हर्ष और गर्व के साथ मनाया जा रहा है। ये महोत्सव देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों और भारत के सभी नागरिकों को समर्पित है, जिनके अथक परिश्रम, देश प्रेम और दृढ़ इच्छा शक्ति से प्रगतिशील भारत अपनी विकास यात्रा पर निरंतर अग्रसर है। भारतीय राजदूतावास काठमांडू भी आज़ादी का अमृत महोत्सव सहर्ष मना रहा है और इसके अंतर्गत अनेक कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। नेपाल के नागरिकों और नेपाल में रह रहे भारतीयों को भारत की विशिष्टताओं और वर्तमान समय में भारत द्वारा की जा रही प्रगति और हासिल की गई उल्लेखनीय उपलब्धियों से अवगत कराने के उद्देश्य से भारतीय राजदूतावास काठमांडू ने एक पॉडकास्ट सीरीज शुरू की है। इस पॉडकास्ट सीरीज में हम विभिन्न क्षेत्रों की जानी मानी शख्सियतों के साथ मुलाकात करते हैं, बातचीत करते हैं और उनके बहुमूल्य विचार जानते हैं। हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान हैं। भारत के सेलिब्रिटी शेफ श्री संजय रैना जी आज हमारे साथ हैं। संजय जी अपने क्षेत्र की जानी मानी हस्ती हैं, जो कि कश्मीर के खाने को, कश्मीरी कुजीन को देश विदेश में ले गए हैं और इसे विशेष पहचान दिलाई है, लोकप्रियता दिलाई है। संजय जी नमस्कार। भारतीय राजदूतावास काठमांडू की ओर से, नेपाल में रह रहे हमारे मित्रों की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सत्येंद्र जी। नेपाल के हर देशवासी को मेरा प्यार भरे नमस्ते। ऐसा माना जाता है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में उसके बचपन का समय बहुत मायने रखता है, क्योंकि यही वो समय होता है जब भविष्य की नींव तैयार हो रही होती है। इसलिए हम आज की बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं आपके बचपन से, आपकी परवरिश से, आपके परिवार से। ज़रूर। बचपन तो मेरा बहुत खूबसूरत रहा है, मैं ये ज़रूर कहूँगा। एक तो आपके माता पिता आपका वैसे ही आपकी ज़िंदगी खूबसूरत बना देते हैं, और फिर अगर वो बचपन कश्मीर में हो तो वो और खूबसूरत हो जाता है, सोने पर सुहागा हो जाता है। तो मेरा बचपन सारा कश्मीर में, श्रीनगर में गुजरा है और मैंने वहाँ अपनी एजुकेशन, इनिशियल एजुकेशन बर्नहॉल स्कूल है, वहाँ से की। उसके बाद वहाँ से बेसिक कॉलेज करके फिर मैं दिल्ली आया अपना होटल मैनेजमेंट करने। संजय जी, 80 के दशक में आपने होटल इंडस्ट्री जैसे बहुत ही अनकन्वेंशनल और अनऑर्थोडॉक्स समझे जाने वाले पेशे को अपनाने की हिम्मत दिखाई। हम जानना चाहेंगे कि ऐसा करने के लिए आपको कहाँ से प्रेरणा मिली और ये कैसे संभव हुआ, क्योंकि आमतौर पर भारत में सभी माता पिता अपने बच्चों को इंजीनियरिंग या मेडिकल में भेजना चाहते हैं, तो ये कैसे हुआ? बहुत सही बोला आपने। लेकिन इसमें यह भी है कि आपके बहुत जगह आपके माता पिता ऐसे भी होते हैं कि वो ये भी कहते हैं कि जो आप करना चाहें आप करिए, हम आपके साथ हैं। तो और अनकन्वेंशनल, यस, उस टाइम पे ऐसा भी हुआ कि बहुत लोगों ने ये भी मुड़ के बोला कि क्या और कुछ करने को मिला नहीं। लेकिन हुआ ऐसा कि मेरे फादर भी टूरिज़्म गवर्नमेंट में काम करते थे, तो यूज इन द डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज़्म। तो बचपन से हम देखते आ रहे थे, तो एक तो हॉस्पिटैलिटी, टूरिज़्म, कश्मीर भरा हुआ है इन दोनों चीज़ों से। घर में भी हमारे ये टूरिज़्म ऐसा चल रहा था कि माय फादर वाज देयर। तो मुझे लगता है वो आस्ते आस्ते वो बढ़ गया था अपने में। एंड मुझे याद है कि उस टाइम पे मेरी इंजीनियरिंग कॉलेज में भी एडमिशन्स हुई थी। तो बट समहाउ और दी अदर ये ऑप्शन मुझे हर वक्त भाता था। प्रॉबली ऑल्सो कि इस इंडस्ट्री के लिए आपको एक एक्सट्रोवर्ट किस्म की पर्सनालिटी चाहिए होती है, मिलनसार चाहिए होता है, यू कांट बी अ शाय पर्सन। तो मुझे लगता था कि मैं इसके लिए सूटेबल हूँ। एंड ऑफ कोर्स माता पिता ने बहुत साथ दिया, हर वक्त साथ दिया। संजय जी, हम जानना चाहेंगे कि क्या काठमांडू आप पहली बार आए हैं, इससे पहले भी आपका काठमांडू आना हुआ है? और नेपाल के बारे में, नेपाल के लोगों के बारे में आपके क्या विचार हैं? आप कैसा महसूस करते हैं? काठमांडू में कुछ 15 साल पहले आया था, उसके बाद मैं 2 साल पहले भी आया था। और सच बात बोलूं कि मेरा बस चले तो मैं हर 3 महीने में आऊँ। क्योंकि
बैक होम इन इंडिया हमने कभी हिंदुस्तान और नेपाल में फ़र्क ही नहीं सोची है। हिंदुस्तानियों में और नेपालियों में कभी कोई फ़र्क नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम काम इतना इकट्ठे करते हैं, हमारी बोलचाल एक जैसा है, हमारा रहन सहन एक जैसा है, हमारा कल्चर एक जैसा है, हमारी रिलीजियस बिलीफ्स टू सम एक्सटेंट एक जैसी हैं। तो आई लव नेपाल, I just love Nepal. I love Nepal. I love the Nepalese people also. कश्मीर के बारे में कहा गया है कि धरती पर अगर कहीं स्वर्ग है तो यही है। दूसरी तरफ नेपाल में सगरमाथा यानी माउंट एवरेस्ट है। कश्मीर घाटी और काठमांडू घाटी दोनों हिमालय की गोद में स्थित हैं और आप कश्मीर से हैं, तो जब आप कश्मीर से काठमांडू आते हैं तो इन दोनों खूबसूरत जगहों में आप क्या समानताएं पाते हैं, भौगोलिक दृष्टि से भी और खान-पान की दृष्टि से भी? देखिए, पहले मुझे तो दोनों ही जगहों में ऐसा लगता है कि ये ऋषि मुनियों की जगहें हैं। कश्मीर को तो हम कहते ही हैं ऋषि मुनियों का। यहाँ भी मैंने कल एक ट्विटर पे एक पिक्चर देखी, किसी ने डाली हुई थी सुबह 6 बजे की, और लिखा था मॉर्निंग इन काठमांडू। तो वो कुछ मंदिरों के बाहर फूल ही फूल लगे हुए थे, तो मैंने उसी टाइम मन बना दिया कि मुझे एक ना एक मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग, एक नेपाल काठमांडू में एक वॉक पे जाना है। सिमिलैरिटीज़ की आप बात करते हैं तो देखिए, हमारा ज्योग्राफी तो है ही, कश्मीर और यहाँ की इतनी सिमिलर, पहाड़ है, फर्स्ट क्लास, मौसम एक जैसा, हवा एक जैसी। उसको छोड़ के हमारे खान पीन का स्टाइल, खाने पीने का सारा हमारा, हमें क्या अच्छा लगता है, हमें राइस अच्छी लगती है कश्मीर को। यहाँ लोगों को राइस बहुत अच्छा लगता है। वी आर बिग मीट ईटर्स, दे आर बिग मीट ईटर्स। हमें स्पाइसी फूड अच्छा लगता है, यहाँ स्पाइसी फूड अच्छा लगता है। हम खाने के बहुत शौकीन हैं, ये खाने के बहुत शौकीन हैं। सो बहुत सिमिलैरिटीज़ हैं। जी जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। नेपाल वैसे भी अपनी विविध संस्कृति, अपनी परंपराओं और विशेष रूप से अपने फूड कल्चर के लिए भी जाना जाता है। तो मैं जानना चाहूँगा कि जब आपने नेपाल के खाने पीने के बारे में बात की है, तो नेपाली फूड कल्चर के बारे में आपके क्या विचार हैं? मैंने तो एक वो नेवारी थाली खाई है, एंड आई हैव लव्ड इट। तो इतना है कि इतना मुझे पता है कि मैं जब भी किसी को मिलूंगा जो काठमांडू और नेपाल आ रहे हैं, तो मैं उनको ज़रूर बोलूँगा कि ये करना और नेवारी थाली खाना। संजय जी, कहा गया है कि टू ईट इज ए नेसेसिटी बट टू ईट इंटेलिजेंटली इज एन आर्ट। बिल्कुल। तो आप क्या समझते हैं, इज culinary art a fine art? Every art is an art, is a fine art in itself. और culinary art जो है वो एक डेफिनेटली एक फाइन आर्ट है, क्योंकि इतना ही नहीं है कि आप क्या बना रहे हैं, ये एक हिस्सा है। दूसरा हिस्सा ये है कि आप जो बना रहे हैं आप वो खिला रहे हैं। तो आपको एक तो ये देखना जहन में रखना है कि आप बना क्या रहे हो, और वो कैसे बनना है, स्वाद में अच्छा होना चाहिए, दिखने में अच्छा होना चाहिए, सेहत में अच्छा होना चाहिए। और इस तरह जब आप देखते हैं तो आप ये देखते हैं कि वो जायके में अच्छा होना चाहिए, वो हर किस्म से बैलेंस करना चाहिए। सो all these things cannot be done unless you don't take an artistic approach towards it. तो ज़रूरी है। संजय जी, आपके विचार में क्या होटल इंडस्ट्री स्पेशली शेफ़ के रूप में अच्छा करियर बनाया जा सकता है, या आजकल की जो हमारे युवा पीढ़ी है इस क्षेत्र में युवाओं के लिए कामयाबी की कितनी गुंजाइश है, सफलता की कितनी संभावनाएं हैं? एक लाइन में जवाब दूंगा आपको, स्काई इज़ द लिमिट। तो मैं समझता हूँ कि आप, मैं बड़े बड़े शेफ्स के नाम लूँगा और आप थोड़ा रिसर्च करें और आप ये समझ जाएंगे कि फेम, नेम, वेल्थ, रिस्पेक्ट, आप जो देखें वो इतना मिला हुआ है कि मतलब ये बड़ी सिंपली प्रूव हो जाता है कि ये कितना अच्छा प्रोफेशन है। और आज का जो यूथ है उनको ऑल्सो, बिकॉज फूड आज की तारीख में बहुत बड़ी इंडस्ट्री हो गई है।
और कोई भी बाहर आज जाता है तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए तैयार है। आज मैं अल्जीरियन खाना खाऊंगा, कल मैं थाई खाना खाऊंगा, कल मैं इंडियन खाऊंगा, कल मैं तो अपॉर्चुनिटी इतनी बनी हुई है कि आज का जो यूथ है दे शुड कम आउट, और उनको ये प्रोफेशन में आना चाहिए, क्योंकि इस प्रोफेशन में अंदर आके भी उनके पास इतनी अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ है स्पेशलाइजेशन की। वो आए तो लाइक आई सेड, स्काई इज द लिमिट। इस क्षेत्र में, इस पेशे में आने के इच्छुक युवाओं में क्या आप समझते हैं कि कुछ खास खूबियां या कौशल या स्किल्स होने ज़रूरी हैं? और आप नेपाल के युवाओं को हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में आने के लिए क्या मार्गदर्शन और क्या मदद दे सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो किसी भी प्रोफेशन में जाने के लिए आपका मन और आपकी मर्जी होनी चाहिए। कोई फौज ज्वाइन करता है तो वो फौज ज्वाइन करना चाहता है तो अगर तो आप ज़रा सा भी हॉस्पिटैलिटी ओरिएंटेड इंडस्ट्री ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको कर देना चाहिए सबसे पहले। चाहे आप वो किचन में करें, चाहे आप वो फ्रंट ऑफिस में करें, चाहे आप वो सर्विस में करें। और एक बार आप जब एक फॉर्मल ट्रेनिंग इंडिया में, नेपलीज मेरे क्लासमेट्स रह चुके हैं जिन्होंने मेरे साथ होटल मैनेजमेंट किया है। मुझे बिल्कुल याद है, दोस्त हैं। कहाँ से आपने होटल मैनेजमेंट? मैंने इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट पूसा, दिल्ली। अच्छा, पूसा दिल्ली से आपने किया? अच्छा जी। तो लाइक आई सेड, एक मन एक मर्जी वो होनी चाहिए, और कुछ करने की जो इच्छा होती है वो ज़रूर होनी चाहिए हर इंसान में, बिकॉज इसमें खासकर culinary में आपको क्रिएटिव होने का बहुत स्कोप है। तो अगर आपको लगता है आप क्रिएटिव हैं और आप लॉन्ग आवर्स काम कर सकते हैं, ये भी मैं बोलूँ, देयर इज ऑलवेज अ फ्लिप साइड टू एवरीथिंग। और आप क्रिएटिवली अपने को अपनी एक जगह बनाना चाहते हैं, तो खासकर लेट से अगर हम नेपाल की यूथ की बात करें तो आप वर्ल्ड वाइड कहीं ट्रेनिंग लेके क्या पता आप वापस आके यहाँ या वर्ल्ड का खाना ला के दें, और या वर्ल्ड वाइड जाएं और नेपाल का खाना ला के दें वहाँ। सो देयर इज सो मच टू डू। जहाँ तक मेरी एडवाइस की बात है, मैं हर वक्त ये कहता हूँ कि जो आप करने जाएं उसे पूरा करें सबसे पहले, कि हर काम में रास्ते में रुकावटें आती हैं, तो आपको घबराना नहीं चाहिए उन चीज़ों से। एक टाइम हमें भी लगता था कि हम भी 16-16, 18-18 घंटे काम करते थे, आज भी करते हैं, तो फिर हम कहते थे कि क्या ये करना है, लेकिन हर सुबह हम कहते थे आज एक नई चीज़ सीखनी है, और हर सुबह पूरा दिन ऐसे निकल जाता था, हर शाम को फिर थक जाते थे। लेकिन आई थिंक वो रेजिलियंस थी थोड़ी सी जिससे हम गुजर चुके, तो आज उस हिसाब से कहीं हम पहुँचे। जी जी, बहुत कमाल की यात्रा रही है आपकी अब तक की। जी जी बिल्कुल। संजय जी, कश्मीर अपने विशिष्ट खान पान के लिए, मतलब अपनी खूबसूरती के लिए तो जाना ही जाता है, लेकिन अपने विशिष्ट खान पान और अपने फूड कल्चर और अपनी खाने से जुड़ी हुई समृद्ध संस्कृति के बारे में सब कश्मीर को जानते हैं, अपने फूड कल्चर के लिए विख्यात है। तो हम ये जानना चाहेंगे कि विभिन्न कश्मीरी व्यंजनों में, वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों में, आपके मनपसंद डिशेस कौन से हैं? आपके ऐसे कौन सा है जो आपको बहुत पसंद है और क्यों? देखिए, मैं पहले बताऊं कि कश्मीरी खाने की खासियत एक तो ये है कि उससे एक बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग बात निकलती है कि कश्मीरी खाना एक कॉम्बिनेशन है कश्मीरी मुस्लिम, कश्मीरी पंडित और कश्मीरी डोगरी खाने का। तो सबसे पहले तो ये एक मिलाप हो जाता है लोगों का, क्या? और वो जो भाईचारा
और वो जो प्यार होता है वो सारा प्यार इस खाने में आ जाता है। तो सबसे अच्छी बात मुझे कश्मीरी खाने की ये रहती है कि देयर इज़ अ मुस्लिम cuisine, देयर इज़ अ कश्मीरी पंडित cuisine, देयर इज़ अ डोगरी cuisine, देयर इज़ अ लद्दाखी cuisine ऑल्सो। तो हमारे जितने लोकल मुस्लिम भाई हैं वो हर वक्त हमारे पास आते थे और कहते थे संजय आज ये खिलाओ, वो कश्मीरी पंडित डिश कोई। हम हर वक्त अपने मुस्लिम फ्रेंड्स के पास जाते हैं और कहते हैं हमें आज ये गुश्ताबा खिला दीजिए, यू नो जो अपने अपने क्विजीन्स हैं। तो अक्रॉस द बोर्ड वो जो पूरा क्विजीन है एक बहुत अच्छा क्विजीन है, बहुत मेहनत वाला क्विजीन है। मेरी पर्सनल चॉइसेस कोई एक डिश थोड़ा मुश्किल है कहना, लेकिन हमारा एक सोल फूड है कश्मीरियों का, वो चाहे किसी भी कम्युनिटी से हो, और वो है हाक, जो हाक साग है जी। तो आप किसी भी कश्मीरी को सिर्फ हाक दें और थोड़ा चावल दें, वो आप बाकी सब कुछ छोड़ देगा, लेकिन ये चाहिए। तो दैट इज़ डेफिनेटली वन माय फेवरेट्स। ये जो डिश है ये हर कश्मीरी की फेवरेट है जी। हाँ। उसके बाद छोड़ के मुझे लगता है मुझे गुश्ताबा बहुत अच्छा लगता है। मुझे मुस्लिम क्विजीन से गुश्ताबा जो है, मुझे कश्मीरी पंडित क्विजीन से जो रोगन जोश है, नो अनियन, नो गार्लिक, नो टमेटो, वो बहुत अच्छा लगता है। और जो हम दम आलू बनाते हैं, आई थिंक वी मेक द मोस्ट ऑथेंटिक दम आलू। ये 2-3-4 चीज़ें हैं जो मेरी पर्सनल फेवरेट्स हैं। संजय जी, आपने दम आलू की बात की, और जब हम आलू की बात करते हैं तो मुझे एक बेहद विख्यात ब्रिटिश ऑथर एलन अलेक्जेंडर का कथन याद आता है। उन्होंने कहा था, इफ़ अ मैन रियली लाइक्स पोटैटोज ही मस्ट बी प्रिटी डिसेंट सॉर्ट ऑफ फेलो। तो आलू की बात हो और कश्मीरी दम आलू की बात ना हो तो बात अधूरी सी रह जाएगी। लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि कश्मीरी दम आलू और भारत के अलग अलग राज्यों में बनने वाले दम आलू में क्या अंतर है, और दोनों के स्वाद में आने वाले अंतर के पीछे क्या कारण है? पहले मैं आपको करेक्ट करना चाहूँगा एक छोटी सी बात पे, कि आपने हर जगह का दम आलू नहीं खाया है। आपने कहीं दम आलू खाया है, कहीं आलू दम खाया है, कहीं अलूर दम खाया है, या कहीं किसी और नाम से खाया है। सो हर रीजन में अपनी रेसिपी से बनता है और हर एक का अपना अपना एक नाम है। हम ये कहते हैं कि ऑथेंटिक दम आलू जो है वो कश्मीर से बनता है, वो भी कश्मीरी पंडित कुजीन से बनता है। तो ये एक बहुत मेहनत वाली डिश है, बहुत सारी मेहनत वाली, इसमें एक्चुअली बहुत मेहनत लगती है। और इसे बॉईल किया जाता है, इसे फ्राई किया जाता है, इसे फिर प्रिक किया जाता है, और फिर इसे एक ग्रेवी में कुक किया जाता है। और इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें लहसुन नहीं है, प्याज नहीं है, टमाटर नहीं है, और उसके बाद भी आप एक एक इसका सॉस बनता ही है। तो दैट इज़ ट्रू फॉर जितना भी कश्मीरी पंडित खाना है, वो अनियन और गार्लिक और टमाटो के बगैर बनता है। अब देखिए ये कितनी गज़ब की बात है। और जो मुस्लिम खाना है वो गार्लिक अनियन के बगैर बन ही नहीं सकता है। गार्लिक अनियन या टमाटो वो ज़रूरी चाहिए। तो ये जब मिल जाते हैं तो हमारे वक्त कहते हैं कश्मीर में हम सब लोग साथ हैं, और जब सब साथ चल के चलते हैं तो एक ऐसा आपके सामने एक कलरी फेयर आ जाता है। जी जी। लेकिन अक्सर ऐसा पाया जाता है कि हर शेफ़ का खाना बनाने का एक अपना अलग तरीका होता है, अपना अंदाज़ होता है। और अगर हम मोटे तौर पर, ऊपरी तौर पर देखें तो वही इंग्रेडिएंट्स होते हैं, वही चीज़ें होती हैं, लेकिन जब वो बनकर परोसा जाता है तो वो एक अलग रूप में होता है, अलग स्वाद में होता है। तो इसकी क्या वजह होती है? देखिए, एक दो वजह है। एक वजह ये है कि आप अलग अलग जगह पे बनाए, अलग अलग जगह का अलग अलग पानी होता है, पानी से ज़रूर फ़र्क पड़ती है। और उससे सबसे बड़ी वजह ये होती है कि आप की हर रेसिपी में एक इंग्रेडिएंट होता है जिसे मैं कहता हूँ लव। तो आप कितने प्यार से बना रहे हैं। क्या बात
एक और इंग्रेडिएंट होता है जिसे कहते हैं पैशन, कि आप कितने पैशन से वो चीज़ बना रहे हैं, बनाना चाह रहे हैं। तो अलग अलग इसलिए भी बनता है कि ये डिग्रीज शायद थोड़ी अलग हो, नहीं तो रेसिपी तो सबके पास सेम आ सकती है। और फिर मे बी प्रोफेशनली जो बना रहे होते हैं वो एक दो छोटे प्रोफेशनल सीक्रेट्स हर वक्त होते हैं जो बाहर नहीं निकलते। जी। तो आई गेस ये दो चार कारण होते हैं इसकी वजह से थोड़ा अलग हो जाता है। संजय जी, एक शेर है कि जब आपने खाने के बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें की, इतनी उम्दा बातें बताई, तो मुझे एक शेर ध्यान आता है कि उनका जो फ़र्ज़ है वो अहले सियासत जाने। वाह। उनका जो फ़र्ज़ है वो अहले सियासत जाने, मेरा काम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। क्या बात है, क्या बात है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि खाने के माध्यम से क्या पेट से दिल तक पहुँचा जा सकता है? क्या मित्रता, सौहार्द, मोहब्बत का संदेश दिया जा सकता है? और क्या सामूहिक भोज, जैसे हमारे यहाँ परंपरा है, सामूहिक भोजन से मतभेदों को दूर किया जा सकता है और लोगों को करीब लाया जा सकता है? देखिए, खाने को सियासत से, मज़हब से, दुश्मनी से और ऐसे किसी चीज़ से खाने का कोई लेना देना नहीं है। खाने का सिर्फ एक काम है, वो प्यार बांटता है। आप 4 दुश्मनों को बिठा दें और बीच में आप एक चीज़ रख लें जो या तो आपको पता हो सबको अच्छी लगती है, और या आप कोई भी अच्छी चीज़ें बीच में रख लें, फल रख लें, छोड़िए और कोई, वो चारों के चारों उठा के खाएंगे, तो वो कहाँ गई वो दुश्मनी। तो खाने से ये होता है कि आपको मौका ही नहीं देता है वो कुछ ऐसा सोचने का कि हमारी दुश्मनी है, हमारा ये खाना सिर्फ प्यार बांटता है। बहुत सिर्फ प्यार बांटता है, दोस्तियां बढ़ाता है, दुश्मनियों को ख़त्म करता है, खुशियां दिलाता है। इट ब्रिंग्स यू स्माइल्स ऑन द फेसेस। सो खाने का एक बहुत अपना रोल है, और इट कट्स अक्रॉस बाउंड्रीज। बिल्कुल उतना ही नहीं है। एक और चीज़ मैंने बहुत देखा, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। आप देखें, कोई समझिए कहीं रास्ते में कोई एक ज़रूरतमंद चल रहा होता है, कोई भी और होता है इंसान जो थोड़ा सा इस नेचर का होता है, वो कहीं भी रुक जाता है, कुछ लेता है और उसको खाने को देता है। ना वो उसको ये पूछता है कि तू इतना गरीब क्यों है, ना वो उसको बोलता है तू बैठा क्यों है या कुछ, वो उसके लिए खाना लेके उसको दे देता है। तो आप माध्यम देखिए, ये खाना कैसा माध्यम है। ये इट कट्स अक्रॉस वेरियस थिंग्स, वेरियस बॉर्डर्स, पर्सपेक्टिव्स बदल देता है ये इंसानों के। आपके विचार में कश्मीरी व्यंजनों को, कश्मीरी कुजीन को पूरे देश में और विदेशों में और अधिक लोकप्रिय बनाने के लिए क्या किया जा सकता है? मैं हर वक्त इस ओपिनियन का रहा हूँ कि हमारी गवर्नमेंट ने जो हमारे देश का क्विजीन है उसको हर वक्त बाहर लेना चाहिए। चाहे आप ऑन अ गवर्नमेंट लेवल आप एक ऑल क्विजीन रेस्टोरेंट खोलें इन एवरी बिग सिटी, या आप फेस्टिवल्स कराएं, आप ईयर राउंड कभी एक जैसे कश्मीरी फेस्टिवल करा रहे हैं, आप कल एक साउथ इंडियन कराएं, कल आप एक पंजाबी कराएं। यू नो, जितना आप ये करेंगे उतना वो हमारा क्विजीन पब्लिसाइज होगा। एंड द सेम गोज ट्रू विद इन द कंट्री ऑल्सो। विद इन द कंट्री तो बहुत कुछ हो जाता है, क्योंकि होटल्स करते हैं, रेस्टोरेंट्स करते हैं, बहुत कुछ हो जाता है, वैसे भी इंफॉर्मेशन है, ट्रैवल होता है। लेकिन बाहर आई थिंक इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि उसकी एक तो ये फेस्टिवल्स या रेस्टोरेंट इनके थ्रू हो, और एक कि जो भी रिलेटेड लोग हो वो टाइम टू टाइम अलग अलग दे उनको बुलाया जाए, वो बाहर आए, वो बात करें वहाँ के लोगों से। कभी कोई मौका हो, कोई सेमिनार हो, कोई कॉन्फ्रेंस हो, तो हमें हर वक्त ये अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए कि हम कैसे किसी को बोलें कि आप वहाँ आएँ और आप पंजाबी खाने के बारे में बात करें,
या इंडियन क्यूजीन के बारे में बात करें या कश्मीरी खाने के बात, तो वो ये अपॉर्चुनिटीज़ जैसे आती जाएंगी ये सब रास्ते खुलते जाएंगे। जी संजय जी, कश्मीरी डिशेस के अलावा भारत के किस राज्य की डिश आपकी मनपसंद है या आपके दिल के बहुत करीब है? देखें, हमारा तो मुझे लगता है हमारी तो ये 2-3 नेशनल डिशेस हैं। ये चिकन टिक्का हो गया, दाल मखनी हो गई, नान हो गई, मतलब इन चीज़ों के बगैर तो हम चल ही नहीं सकते। अब ये पंजाबी रहे ही नहीं है, ये डिशेस जो है ये इंडियन हो गई, यू नो। अदरवाइज दे वर सपोज टू बी, समझिए एक दाल मखनी है तो बिल्कुल पंजाबी होनी चाहिए थी, लेकिन अब तो ये बिल्कुल खुल के पूरे देश में आ गई। और विदेशों में भी आ गई है मेरे ख्याल में, इंग्लैंड और कनाडा में। इंग्लैंड तो बहुत ज़्यादा जी, बहुत ज़्यादा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, आप जहाँ देखें इंडियन क्विजीन बहुत फैल गया है। बट आई थिंक मैं सादी दाल और नान मुझे मिल जाए वो मेरे लिए सबसे फेवरेट हो जाता है। बहुत बढ़िया। एंड ऑफ कोर्स कभी कभी एक आध डोसा या इडली तो बहुत अच्छा लगता है। आपकी पसंदीदा डिश जानने के बाद हम जानना चाहेंगे कि आपकी नज़रों में कलिनरी आर्ट या पाक कला के बारे में भारत की पूरे विश्व में क्या छवि है, और कलिनरी आर्ट के क्षेत्र में भारत विश्व को क्या दे सकता है? देखिए, वो सिग्निफिकेंट रोल तो तब प्ले करेगा जब वो उसको जब उतना एक्सपोजर मिलेगा। तो मेरे ख्याल से हमारे जहाँ जहाँ दूतावास हैं, जहाँ जहाँ हमारी एम्बेसीज हैं, बिल्कुल चाहे उसकी बाउंड्री पे एज अ पार्ट ऑफ इट, अंदर तो हर एम्बेसी में मुश्किल होता है, हर किसी की भी एम्बेसी में सिक्योरिटी इशूज है, लेकिन एक ऐसा एक कोना होना चाहिए जहाँ बाहर से लोग आ सकें, और हर एम्बेसी, हर इंडियन एम्बेसी में पूरे दुनिया में एक इंडियन रेस्टोरेंट होना चाहिए जहाँ वो जो भी एक मेन्यू ऐसा हो कि उस इंडिया को शोकेस करता है। तो जितने लोग और वो अच्छा पब्लिसाइज्ड हो, ताकि उस पर्टिकुलर कैपिटल सिटी में या जहाँ भी हो वहाँ के लोग वो खाना खाने आए, तो वो आने से टूरिज्म में बहुत बहुत फ़र्क पड़ेगा। एक वो, दूसरा हमारे क्विजीन की शान बहुत बढ़ेगी। एंड आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ कोई कैंटीन्स या कुछ, मैं कह रहा हूँ गुड फाइन डाइन रेस्टोरेंट्स जहाँ आपको आप 6 डिश 8 डिश दीजिए, तो आपने बिल्कुल जो मास्टरपीसेस होती हैं हमारी इंडियन क्विजीन में, आप वो दीजिए, लेकिन एक फाइन डाइन रेस्टोरेंट हर एम्बेसी से के टच होना चाहिए बिल्कुल। साथ ही हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि जब हम वैश्विक स्तर पर बात कर रहे हैं, पूरी दुनिया में हम बात करते हैं, तो क्या आप ये पाते हैं कि भारत की जो भी डिशेस हैं या जो कलिनरी आर्ट है वो वैश्विक स्तर पर अपनी एक विशेष पहचान बना चुकी है, या उसे अभी इस दिशा में अभी और काफ़ी दूरी तय करनी है? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। मतलब आपको किसी को ये नहीं बताना पड़ता है आज की तारीख में कि ये इंडियन खाना है। मतलब चाहे आप इंग्लैंड में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, न्यूजीलैंड में हो, यूएस में हो, तो आप देखेंगे कि वहाँ के लोग तो चाहे टेक अवे करें या ऑर्डर इन करें या रेस्टोरेंट डाइनिंग के लिए जाए, बड़े मन से बनाते हैं आज हम इंडियन खाना खाने जा रहे हैं। संजय जी, ऐसी धारणा है खासकर विदेशी लोगों के लिए कि भारत एक बहुत ही स्पाइसी फूड वाला देश है, तो क्या कभी आपको अपने विदेशी दौरों के दौरान, फूड फेस्टिवल्स के दौरान भारतीय भोजन के बारे में लोगों से कोई ऐसी दिलचस्प टिप्पणी या कोई प्रतिक्रिया मिली है? मेरी बहुत दफ़ा ऐसी बातें हुई हैं जहां मैं ये बहुत लोगों को ये कह चुका हूँ कि ये जो स्पाइस बात है ना, ये बड़ी मिसअंडरस्टूड चीज़ है। क्योंकि हम जब स्पाइसी कहते हैं तो हम फर्स्ट चीज़ आपके मन में क्या आती है? तीखा। तो लेकिन अगर आप एक सौंफ पाउडर यूज़ करें या जिंजर पाउडर यूज़ करें, या आप इलायची यूज़ करें या लौंग यूज़ करें, दालचीनी यूज़ करें, तो चीज़ें ही इतनी अलग हैं। तो वो सिर्फ एक लाल मिर्च होती है जो इसको जिसने विच हैज़ टेकन ओवर एवरीथिंग। बट हम स्पाइसेस के बारे में बहुत बोलते हैं, और अब मैं देखते आया हूँ कि अब स्पाइसेस के बारे में लोग बड़े अवेकन हुए हैं।
तो आहिस्ता आहिस्ता पीपल हैव स्टार्टेड कमिंग इन एंड लुकिंग एट अदर थिंग्स। जैसे हमारी एक डिश है, बहुत पॉपुलर डिश है कश्मीरी पंडित कुजीन की, उसे मटन कलिया कहते हैं। इट इज़ येलो इन कलर। तो वो एक बार मेरी किसी से बात हुई थी, मैंने कहा तो इट टेक्स टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्पाइसेस। उन्होंने कहा क्या? मैंने कहा टर्मरिक। तो उसमें हल्दी जाती है और उसमें इलायची जाती है। तो अब अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस मैंने उनको कहा वो माइल्ड है, तो उन्होंने कहा माइल्ड कैसे हो सकती है, इसमें तो स्पाइसेस हैं, हमने लिखा है ब्लेंड ऑफ स्पाइसेस। तो यू नो दैट इज़ हाउ वी स्टार्ट। कुछ हमारा काम है समझाने का, कुछ उनका काम है समझने का। तो बट आहिस्ता आहिस्ता वो हो रहा है। आई थिंक जितनी भी फ्रेटर्निटी है हमारी, सारी जितनी इंडस्ट्री है, और अब इंटरनेट पे इतना ये आ जाता है कि ये सिर्फ एक दिमाग में ये बात होती है कि स्पाइसी जब हम कहते हैं, जो अब रेस्टोरेंट में भी लिखा होता है स्पाइसी, मीडियम स्पाइसी, नॉट स्पाइसी, तो वो भी जो होता है वो सिर्फ वो उसके साथ एक मिर्ची बनी होती है। तो वो आई थिंक वो जितना ये स्पाइसी की बात होती है वो सिर्फ रेड चिली से रिलेटेड होती है। बड़ा आस्ते आस्ते जिन जो जो लोग खाने लगते हैं देन दे अंडरस्टैंड इट। संजय जी, एक आपसे बातचीत करते हुए मुझे एक बात मेरे जहन में आई कि आपने भारत के जितने भी सेलिब्रिटी शेफ्स हैं आपने उनका जिक्र किया। तो अक्सर हम पाते हैं कि भारतीय घरों में रसोइयों में महिलाएं होती हैं, हमारी माँ, बहनें, पत्नी होती हैं जो पूरा उनकी इंचार्ज होती हैं रसोई की। लेकिन जब हम राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सेलिब्रिटी शेफ देखते हैं तो वो सभी पुरुष होते हैं। तो नहीं, अगर आप आज की तारीख में, अगर आप आज की तारीख क्या, मैं तो 20 साल पहले भी कह रहा हूँ, आप अगर होटल्स में जाएं तो आपको बहुत का मतलब है परसेंटेज बहुत कम, बट आपको लेडी शेफ्स मिलती हैं और इंटरनेशनली भी अब आई हैं। बट आई थिंक जो प्रोफेशनली जो ये काम है ये थोड़ा सा और रगड है, और वो जब बड़े बड़े 200 लोगों के लिए खाना बनाने के पतीले उठाने पड़ते हैं तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सो आई थिंक वो थोड़ा वो रह जाता है। बट आप देखेंगे कि कितने होम शेफ्स हैं जो प्रोफेशनली काम करते हैं, घर से खाना बना के जो बाहर जाता है, वो इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा लेडीज़ हैं। और ये ऐसी मान्यता भी है कि जब महिलाएं अपने हाथों से कुछ बनाती हैं तो उनसे अच्छा तो बन ही नहीं सकता है। आप हमारी माँ के हाथ से खाना अच्छा बन ही नहीं सकता है और किसी से। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम लोग तो मतलब उनके पास भी नहीं जा सकते, करीब भी नहीं होता है खाना। क्या बहुत अच्छी बात कही आपने। संजय जी, हम और आपके प्रशंसक आपको एक सेलिब्रिटी शेफ के रूप में जानते हैं, लेकिन हम ये जानना चाहेंगे कि श्री संजय रैना सेलिब्रिटी शेफ से इतर और क्या हैं? वो एक सिंगर हैं, वो एक ट्रैवलर हैं, वो एक राइटर हैं, वो एक फिलांथ्रोपिस्ट हैं, और वो एक रेडियो प्रेजेंटर भी रह चुके हैं। जी, मैंने अपने इन द लास्ट ईयर्स ऑफ स्कूल और कॉलेज के कुछ पहले सालों में मैंने रेडियो कश्मीर में, युवानी दिल्ली में काफ़ी थोड़ा बहुत काम किया है। उसके बाद एक वक्त ऐसा आया कि एक म्यूज़िक कंपनी ने मुझे साइन किया, तो मेरे कोई 7-8-10 एल्बम निकले हुए हैं। वो हुए तो 8 से मैं बहुत करीब हूँ। तो चाहे वो कलरी आर्ट हो या बाकी क्रिएटिव आर्ट्स हो, म्यूज़िक हो, इवन इफ इट्स पेंटिंग, तो ये चीज़ें और हर वक्त एक चीज़ से अगर आप कभी स्ट्रेस्ड हो थोड़े से, तो आप दूसरा आर्ट उस टाइम 15 मिनट के लिए पकड़ लें तो आपको वो बिल्कुल रिलैक्स कर देता है। संजय जी, मैं इस बात पर आना चाहता था कि मैंने आपके फिलैंथ्रोपिस्ट रूप का जिक्र किया, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जब कुछ महीने पहले भारत में कोविड-19 की दूसरी लहर ने कहर बरपाया और बहुत गहरे और दुखद दुष्प्रभाव हम सब ने झेले,
तो उस समय आपने एक बड़ी ही अनूठी और एक विशेष पहल की जिसका नाम था प्लाज्मा एनसीआर। मैं चाहूँगा कि आप हमें उसके बारे में थोड़ा विस्तार से ज़रूर बताएं। देखिए सपने जी, मैं हर वक्त ये समझता हूँ कि आपकी जो भी क्षमता हो, आपकी जो रिसोर्स कैपेबिलिटी एबिलिटी हो, उसके विदिन आपसे अपनों के लिए, जब मैं अपनों कह रहा हूँ तो मैं कहता हूँ कि अपने सारे जितने होते हैं हमारे देश के, उनके लिए आप जो कुछ कर सको आपको करना ज़रूर चाहिए। और कहीं आपके मन में कभी ये ना रहे कि मैं कुछ कर ना सका, और इसे एक आदत बना लेनी चाहिए। तो जब ये सेकेंड वेव खासकर आई तो इट वॉज टेरेबल इन हम दिल्ली गुड़गांव में एनसीआर में। तो मेरे और मेरे एक मित्र ने मिलके हम ट्विटर पे बहुत एक्टिव हैं, तो ये डिसाइड किया कि सडनली जिसको देखें वो प्लाज्मा ढूंढ रहे थे और लोगों को समझ नहीं आ रहा था। हम देख रहे थे कि पागल हो रहे हैं लोग, मर रहे हैं वो। अब हम तो इतना जानते हैं कि डॉक्टर ने कहा है प्लाज्मा देना है, तो अटेंडेंट क्या कहेगा, वो तो बेचारा वो ढूंढने में लगेगा। तो हमने ये एक ट्विटर हैंडल बनाया, प्लाज्मा एनसीआर, और हमने सिर्फ ये कहा कि ये एक फॉर्मेट है, आपको अगर ज़रूरत है तो आप इस फॉर्मेट को फिल करके हमें मैसेज कर दीजिए। हम कोई फ़ोन कॉल, बिकॉज टाइम नहीं हो रहा था तो कोई फ़ोन कॉल एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, आप हमें ये मैसेज करें और हम आप तक प्लाज्मा पहुंचवा देंगे। तो हम 2 लोग थे, तो और हमने अपना काम कुछ ऐसे डिवाइड किया कि एक डोनर्स ढूंढ के उनको पहुंचवाता था वहाँ, और एक ये मैसेजेस लेके इनको एम्पलीफाई करके लोगों को कि ये चाहिए वो करवा देता था, तो डोनर मिलता था, और फिर इनको इन्फॉर्म करते थे कि आपका काम हो गया। तो आई थिंक हमने कुछ नहीं तो एनसीआर में कम से कम 5-7 हज़ार लोगों की उस टाइम इंस्टेंट इस चीज़ में मदद की होगी। उसको छोड़ के फिर आस्ते आस्ते जितने पास की सिटीज़ थी वहाँ भी वो शुरू हो गया। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि डॉक्टर्स ने बोला कि प्लाज्मा का यूजेज इज़ नॉट राइट, तो हम तो बेसिक फॉलो कर रहे हैं, वो हमने वो बंद कर दिया। तो हमने फिर चाहे वो मास्क थे, सैनिटाइजर्स थे, सिलेंडर्स थे, कॉन्सेंट्रेटर्स थे, जो हो सकता था जहाँ जहाँ कश्मीर तक, तो हमने जितना हो सकता था भिजवा दिया। निश्चित रूप से एक बहुत ही अद्भुत काम और बहुत ही नेक काज आपने किया। आपको और आपकी टीम को इसके लिए हम बहुत बधाई देना चाहते हैं। और हम अपनी बातचीत के लगभग आखिरी दौर में पहुंच गए हैं और आपसे बहुत ही अच्छी हमें जानकारी मिली है आज। क्या आप नेपाल के हमारे दोस्तों के लिए कोई विशेष संदेश देना चाहेंगे? आपको बोलने ही वाला था कि मैं अपने नेपाली भाई बहनों से ये कहना चाहता हूँ कि हम हिंदुस्तानियों ने नेपाल को हर वक्त अपना माना है। मतलब मुझे याद है बचपन से आज तक हमने कभी कोई फ़र्क ही नहीं समझी है। हिंदुस्तानी नेपाली है, नेपाली हिंदुस्तानी है, हमारी भाषा एक है, हमारा खाना पीना एक है, हमारी रहन सहन एक है। तो आप हमारे दिल में बसते हैं और आप हमारे दिल में बसते रहें। संजय जी, आज आपने हमें समय दिया, हमारे साथ इतनी सारी इतनी रोचक और ज्ञानवर्धक बातें की, हमारे मुंह में पानी भी आया। हम तो अभी चल के खाना खाएंगे। हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं हमसे बातचीत करने के लिए, हमारी इस पॉडकास्ट श्रृंखला से जुड़ने के लिए, भारतीय राजदूतावास से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सबको धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।